मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है। ये एक ऐसा विश्व गुरु बन गया है जो किसी भी नैतिक मुद्दे पर, बहुत ही बुनियादी मानवीय मुद्दों पर, शांति और अहिंसा के मानवाधिकारों के मुद्दों पर अपना कोई स्टैंड नहीं लेता, अपना कोई पक्ष नहीं लेता। चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे यूक्रेन हो, वहाँ हजारों लोग मारे गए, यहाँ हजारों लोग मारे गए, लेकिन भारत अपने आप में उसी तरह से तटस्थ पूरे तरीके से खड़ा हुआ है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बार सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के नैतिक स्टैंड ना लेने को लेकर, नैतिक पक्ष ना लेने को लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूं कि क्यों नरेंद्र मोदी छाए हैं, आइए देखिए वीडियो देख लेते हैं कि किसी भी हालत में मोदी जी हमारी रक्षा करेंगे, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। ये देखिए वीडियो। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। तो कैसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। आपको याद होगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बहुत ही भद्दा विज्ञापन जो पूरे तरीके से झूठ पर आधारित था, ये विज्ञापन बीजेपी ने बनवाया, जिसको लेकर इतना ज़्यादा, जिसे देसी भाषा में कहते हैं, इतनी भद पिटी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि उन्हें इस एडवर्टाइजमेंट को वापस लेना पड़ा। ये एक तरह से एक सरकारी एक आधिकारिक पक्ष के तौर पर इसको रखा गया कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग हो रही है उसको नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने इस जंग को रुकवा दिया, ताकि वहाँ से जो जंग में फंसे हुए भारत के छात्र थे, भारतीय मूल के जो छात्र थे, उनको वापस यहाँ लाया जा सके। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ा और कोई भी सरकारी मदद सिर्फ तब उनको मुहैया हो पाई जबकि वो रूस की सरहद से भारत की सरहद में दाखिल हो चुके थे। विदेश मंत्रालय तक ने इस झूठ का पर्दाफाश किया और कहा कि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये तो बात रही कल की गुजरी हुई बात कि जब वॉर रुकवा दी पापा, लेकिन अब पापा क्या कर रहे हैं ये आप सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में, यूरोप में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि जब नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस गए हैं, जिसको बढ़ा चढ़ाकर वो बता रहे थे कि कितनी बार वो जा चुके हैं, 10 साल में 17 बार मिल चुके हैं, 6 बार वो रूस जा चुके हैं, 17 बार व्लादिमीर पुतिन से मिल चुके हैं। आप ये सोचिए कि ये दोनों नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरह से एक डिक्टेटर के तौर पे दिखाया जा रहा है कि एक तानाशाह दूसरे तानाशाह से मिल रहा है, उसको लेकर कोई भी हैरानी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के जाने से कुछ ही घंटों बाद, यानी हो सकता है कि वो यहाँ से निकल चुके हों, तब हमने देखा कैसे यूक्रेन में कीव शहर पर रूस का मिसाइल हमला हुआ, जिसमें इतनी दर्दनाक तस्वीरें हैं। मैं चाहती हूँ दोनों खिड़कियों में ये तस्वीरें आप ये देखें कि एक तरफ नरेंद्र मोदी पुतिन को किस तरह से गले लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि सीधे तौर पर यहाँ अस्पताल के ऊपर, यानी कह रहा है रूस के ये मिलिट्री बेस के ऊपर हमला था, लेकिन हमला हुआ अस्पताल के ऊपर और हमला इतना ख़तरनाक था कि आसपास की तमाम इमारतें भी हिल गईं। इस हमले में 41 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अभी कई दर्जन लोग बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। ये इस अस्पताल में बच्चों की मौत हुई है। ऐसे बच्चे भी यहाँ पर दाखिल थे इस अस्पताल में जो कि कैंसर से पीड़ित थे, उन बच्चों की मौत हुई है। दर्दनाक तस्वीरें जो ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये तस्वीरें ट्वीट की और उसके बाद जिस तरह से आग बबूला होकर पहली बार जब से करीब 2.5 साल हो गया इस बात को, फरवरी 2022 में ये जंग शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच,
और तब से लेकर अब तक पहली बार ये सीधा हमला ज़ेलेंस्की ने किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो खूनी है, सबसे बड़ा जो ब्लडी क्रिमिनल है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसके नेता गले लगा रहे हैं और ये बहुत ही उनके लिए निराशा लाने वाला है। हैरानी होती है कि इससे ज़्यादा शब्दों का, सख्त शब्दों का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाया। एक खूनी नेता के गले लग गए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता। ज़ेलेंस्की ने ये बात एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। ये तस्वीरें भी उन्होंने ये जारी की। इन तस्वीरों में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि लोग मारे गए हैं और उनमें 3 बच्चे हैं। 170 लोग ज़ख्मी उन्होंने अभी तक बताया है और इसमें 13 बच्चे ऐसे हैं जो 13 बच्चे भी हैं। उन्होंने कहा कि और इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये बच्चों का सबसे बड़ा जो अस्पताल है यूक्रेन में, उसके ऊपर ये हमला हुआ है। छोटे बच्चे जो कैंसर के पीड़ित हैं उनको इसका निशाना बनाया गया है और अभी तक काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत निराशा उनको हुई है। इट इज़ अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एंड अ डेवास्टेटिंग ब्लो टू पीस एफर्ट्स to see the leader of the world's largest democracy hug the world's most bloody criminal in Moscow on such a day। मॉस्को में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता, सबसे बड़े खूनी नेता ब्लडी क्रिमिनल कह रहे हैं पुतिन को। अमेरिका का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव या नरेंद्र मोदी की अंतरात्मा की आवाज, जो भी कुछ वजह रही हो, लेकिन यूक्रेन में मारे गए बच्चों के बारे में रस्म अदायगी ही सही, नरेंद्र मोदी ने कुछ तो कहा। मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। आपको ये बता दें हम कि फरवरी 2022 से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी तरीके से सीधे तौर पर भारत की सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने आलोचना की हो रूस की यूक्रेन पर लगातार हमलों को लेकर। तो इसको लेकर भी लगातार, लेकिन अब ये जो पूरा टेंशन है, ये पूरा जो तनाव है दोनों देशों के बीच, ये इस तरह से बिल्ड हो रहा था, जो इस शक्ल में आना ऐसा लगता है लाजमी था। इस दिन का शायद इंतज़ार किया जा रहा था। हालांकि जून के महीने में ही नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मिले और अब जुलाई के महीने में व्लादिमीर पुतिन से मिले। तो एक बार उनको गले लगाया, फिर दूसरी बार उनको गले लगाया। इतना बड़े देश का नेता जो ये कहते हुए चुनाव, लगातार 2 बार चुनाव उन्होंने कैंपेन किया है और लगातार 5 साल भी ये कहते रहे और 10 साल पिछले लगातार कहते रहे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है। ये एक ऐसा विश्व गुरु बन गया है जो किसी भी नैतिक मुद्दे पर, बहुत ही बुनियादी मानवीय मुद्दों पर, शांति और अहिंसा के मानवाधिकारों के मुद्दों पर अपना कोई स्टैंड नहीं लेता, अपना कोई पक्ष नहीं लेता। चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे यूक्रेन हो, वहाँ हज़ारों लोग मारे गए, यहाँ हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन भारत अपने आप में उसी तरह से तटस्थ पूरे तरीके से खड़ा हुआ है। तो इस नाराज़गी को जाहिर है एक तरह की बिल्कुल इंटरनेशनली मैं कहूँगी जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी आड़े हाथों ले रहे हैं, मणिपुर में जाकर वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ जो पिछले लगातार 1 साल से ज़्यादा से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में भी, यहाँ भी देखिए जंग जैसे हालात हैं। मणिपुर में जब राहुल गांधी इस चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर एक मोटा हम एक कंपैरिजन भी करने की कोशिश करें कि जो लोकसभा है उसमें विपक्ष के नेता जिनको एलओपी कहा जाता है और दूसरी तरफ वो नेता जिनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, वो दोनों क्या कर रहे हैं। एक तरफ हम देखें तो राहुल गांधी नीट के जो छात्र हैं जिसमें पूरा घोटाला हुआ है और उसको वापस ले लिया गया है, उसको नीट के छात्रों से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देखें जो हाथरस में जो बहुत ही दर्दनाक हादसा में कहूँ या गैर जिम्मेदाराना जो प्रशासन का रवैया रहा, 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, उनके पीड़ितों से मिल रहे हैं। तीसरी बात आप ये देखिए कि मणिपुर में जाकर वहाँ लोगों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं आपका भाई हूँ, यहाँ आपको मैं सुनने आया हूँ, आपकी बात मैं यहाँ सुनने आया हूँ। राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये जो दरबारी सरकारी मीडिया है वो बता रहा है। तो एक तरफ राहुल गांधी जो जंग जैसे हालात, जो हिंसा भरे हालात हैं मणिपुर में, वहाँ जाकर लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, उनकी पीठ
एक तरह से थपथपा रहे हैं, उनको उनके साथ भाईचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ड्रामा कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जहां सिर्फ अपने ही देश में नहीं, जब विदेश में लोग मारे जा रहे हैं तब भी नरेंद्र मोदी की जो नैतिकता है वो नहीं जाग रही है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं कि नरेंद्र मोदी जो ये कह रहे हैं कि 10 साल में हम 17 बार मिले हैं और 25 साल में 22 बार द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं, हमारे संबंधों की जो गहराई है ये उसको दर्शाता है। कभी जो हैं वो बागों में टहल रहे हैं उनके साथ, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स में बैठ रहे हैं, तो घोड़ों के पास जाके अस्तबल में बातचीत कर रहे हैं। ये सब कुछ बड़ा अच्छा, सुहाना और ख़ूबसूरत, सुंदर लगता अगर इस तरह के हालात नहीं होते। कुछ ही दूरी पर जहां एक यही देश जिसके साथ इतने अच्छे संबंध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही देश जब दूसरे देश पर हमला कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, अस्पताल पर हमला कर रहा है, ऐसे में किस तरह से नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि वो विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। और रस्म अदायगी के लिए थोड़ी बहुत बातें कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपने अभी देखा कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे सर पे रूसी टोपी लेकिन दिल है हिंदुस्तानी, इस तरह के गाने गा रहे थे। ऐसा लगता था बड़ा ही खुशनुमा, बहुत अच्छा माहौल है और कोई भी यहाँ पर जान नहीं जा रही है, कोई भी जानो माल का नुकसान नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी लोग चिल्ला रहे थे मोदी मोदी। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जितनी कमज़ोर स्थिति में वापस आए हैं, उस तमाम जो यहाँ पर जो उनकी लगभग जो हार हुई है उसको विदेश में जाकर वो एक तरह से कोई सपना देख रहे हैं, एक तरह के डिल्यूजन में वो जी रहे हैं, जिसमें वो वहाँ जाकर अपनी इस जो जीत की कमी है उसे वहाँ जाकर पूरा करना चाहते हैं, जहाँ लोग मोदी मोदी कह रहे हैं। ऐसे 10, 20, 50 लोग जाहिर है बैठ ही जाएंगे जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर भी एक नुमाइश, एक तमाशा करने की कोशिश हो रही है। रस्म अदायगी के लिए उन्होंने ये कह दिया कि जंग से शांति का रास्ता नहीं निकलता, समाधान के लिए वार्ता ज़रूरी है। और पुतिन साहब ने कहा कि हम कोशिशों के लिए, जो शांति के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। अब अगली खबर आप देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली खबर है कि एक तो मैंने आपको ये घटना बताई जबकि वॉर रुकवा दी पापा, जिसमें बदनाम कर दिया गया, पूरे तरीके से बदनामी हुई कि इतना झूठ बोला जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। दूसरी बात देखिए कि भारत के कुछ बेरोजगार युवकों को वहाँ के कुछ बिचौलिए, रूस के बिचौलिए यहाँ से लेके गए कि आपको हम काम दिलवाएंगे, और काम दिलवाने के नाम पर वहाँ जंग के मैदान में उन्हें झोंक दिया गया। वहाँ इस कदर उनको ख़तरा हुआ कि कम से कम 2 लोगों की वहाँ मौत या मैं कहूँगी हत्या हो गई, जंग लड़ते हुए रूस के बिहाफ पे। यानी रशिया के पास, रूस के पास अपने फ़ौजी कम पड़ रहे थे तो किराए के, ठेके के फ़ौजी बुला लिए गए, वो भी झूठ बोलकर। दैनिक जागरण अब इसको इस तरह से कह रहा है जैसे कि कोई बहुत ही फॉर्मल अग्रीमेंट के तहत ऐसा कोई समझौता हुआ था रूस और भारत के बीच, जिसको लेकर यहाँ से भारत के फ़ौजी वहाँ लड़ने गए रूस में यूक्रेन के ख़िलाफ़। ये कोई फ़ौजी नहीं थे, आम नागरिक थे। इनकी कितनी ट्रेनिंग हुई, कितनी नहीं हुई, किन मानवीय अमानवीय इन्हें हालात में रखा गया, वो वीडियो भी हमने देखे। भारत से लेकर नेपाल तक के नागरिकों को इस तरह से फंसाया गया। दैनिक जागरण कह रहा है कि अब बहुत अच्छी खबर ये है कि इन दोनों के बीच बातचीत हुई है डिनर टेबल पर, और नरेंद्र मोदी ने अब ये बात वादा ले लिया है पुतिन साहब से कि रूसी सेना में मौजूद फंसे भारतीयों की होगी छुट्टी। वो कह रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक, अखबार कहता है आगे, पीएम मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर पर बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठाया था। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की बात को मानते हुए रूसी सेना में फंसे भारतीय युवाओं की वापस स्वदेश भेजने का फैसला किया है। अब आप सोचिए, जब आप ये खबर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कोई सामान्य सी बात है कि लोग यहाँ से गए थे फ़ौज में लड़ने के लिए, वहाँ रूस के लिए, और वहाँ पे
शहीद हो गए, 2 हमारे जवान शहीद हो गए और बाकी लोग वापस आ रहे हैं। जबकि सच ये है कि धोखे से उन्हें युद्ध में शामिल किया गया था और उसमें भारतीयों की 2 भारतीयों की मौत हो गई थी। और अभी भी अखबार ये कह रहा है कि 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो रूसी सेना के साथ काम करने पर मजबूर हुए हैं, धोखे से उनको शामिल किया गया। इस बात के लिए क्या उन लोगों को जो बिचौलिए थे, जो ब्रोकर्स थे, क्या उन्हें कोई सज़ा देने की बात हुई? क्या नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसी बातचीत की कि भारत के नागरिक फिर से ना फंसाए जाएं, फिर से उन्हें धोखे से कोई ना ले जाया जाए? तो हैरानी की बात यह है कि अपना हित भी नहीं साध पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भूल जाइए, जो भारतीय नागरिकों का हित है वो भी नहीं साध पा रहे हैं। सिर्फ झूठ की बुनियाद पर पूरा ये जो जनतंत्र है ये तैयार किया जा रहा है। अब कई महत्वपूर्ण सवाल इसमें राजनयिक सवाल पैदा हो रहे हैं, जिनको लेकर द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन से मैं बातचीत करती हूँ कि वो इसको किस तरह से देखते हैं कि इस आलोचना के, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जो इन्होंने आग बबूला होकर जो आलोचना की है नरेंद्र मोदी की पुतिन से गले मिलने से, उसके क्या मायने हैं। और द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार भी हैं। सिद्धार्थ, जब आप देखते हैं कि एक तरफ अस्पताल की तस्वीरें और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, पंजाबी में कहें तो झप्पियाँ दे रहे हैं पुतिन साहब को, इसको घरेलू स्तर पर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखेंगे, खासकर इस बात के मद्देनज़र कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का जब से ये जंग शुरू है पहली बार इतना डायरेक्ट, बिल्कुल सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर? जी, अभी तक तो यूक्रेन की सरकार भारत से खफा थी कि रशियन इन्वेजन के बाद एक भी बार जो है भारत ने रशियन इन्वेजन की आलोचना नहीं की। भले ही मोदी साहब ने पुतिन से समरकंद में कहा हो कि ये ज़माना जंग का नहीं है, लेकिन आज तक भारत ने उस रशियन हमले की निंदा नहीं की, उस रशियन ऑक्यूपेशन की निंदा नहीं की, जिसकी वजह से अब हजारों की तादाद में लोग वहां पे मरे हैं। तो आज पहली दफा भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को खुल के जो ज़ेलेंस्की साहब ने एक तरह से आलोचना की है, ये एक एक्सपेक्टेड था आई सपोज, क्योंकि विजिट की टाइमिंग कुछ ऐसी थी। ये 1-2 महीने पहले तय हुआ, कोई कह तो नहीं सकता था कि इसी दिन या इसी 24 घंटे के दौरान एक ऐसा हमला होगा कीव पे। लेकिन भारत सरकार के लिए ये अच्छा लुक नहीं है कि आप गले मिल रहे हैं पुतिन से, जब यूक्रेन में, कीव में जो है सिविलियंस को मारा जा रहा है और उस युद्ध के चलते मारा जा रहा है जिसकी अभी तक आपने आलोचना नहीं की। क्या इसको इस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर भी, या रूस का आक्रमण यूक्रेन को पर लेकर भी पूरी दुनिया इसमें 2 हिस्सों में बटी हुई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और पहली उनकी ये द्विपक्षीय यात्रा है। क्या दुनिया भर में इसको इस तरह से देखा जाएगा कि एक नैतिक पैमाने पर भारत को कम आंका जाएगा, खासकर नरेंद्र मोदी जो कि विश्व गुरु बनने की बात करते हैं कि पहले ही वो सबसे बड़े भारत को विश्व गुरु बना चुके हैं? मैं 2 बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो भारत यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यता का एक दावेदार है, और ऐसे में अगर आप एक इन्वेजन की आलोचना नहीं कर सकते, अगर आप दूध का दूध पानी का पानी कहने से कतराते हैं, डरते हैं, तो ये मुझे लगता है कि भारत की पोटेंशियल मेंबरशिप का एक अच्छा जो है केस नहीं बनाता। दूसरी बात की यूक्रेन के प्रेसिडेंट की आलोचना से ज्यादा मुझे लगता है कि आज जो पब्लिक कमेंट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सुनवाया वॉशिंगटन में, उन्होंने एक तरह से भारत को ये सलाह दिया कि हम चाहते हैं कि मोदी साहब मॉस्को में कुछ कहे इस युद्ध के बारे में, और इसके चलते भारत सरकार ने, कुछ ऑफिशियल्स ने बयान दिया है, अनऑफिशियली ऑफ कोर्स, कि भारत हमेशा जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के पक्ष में रहा है। लेकिन इस विजिट के बाद, खास तौर पे अगर ये देखा जाए कि इन दिनों नेटो का भी समिट चल रहा है, इस विजिट के बाद जो बैलेंसिंग एक्ट भारत कर रहा था पिछले 2 साल से, कि अमेरिका से भी दोस्ती, रूस से भी दोस्ती, ये कुछ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और मुश्किल हो गया है, खास तौर पे एक ऐसे सिचुएशन में जब आप वहां पे पब्लिकली जो है आप गले मिलते हैं और कहते हैं कि इतना हमारा गहरा रिश्ता है, और जरा सी भी जो है आप
क्रिटिसिज्म उस जंग का नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ, ये भी बताइए कि ये भी कहा जा सकता है कि भाई हम तो देश हित में ऐसा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को छोड़ दीजिए, हम तो जो सस्ता तेल है उसके लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कर रहे हैं, बाकी जो कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच, हम तो सब कुछ भारत की जनता के लिए ही कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी बोलेंगे। अभी तक तो 2 भारतीय नागरिक युद्ध में मारे गए। उनको एक झूठे जो है फॉल्स झूठे आश्वासन के आधार पे मॉस्को रशिया ले जाया गया और फिर उनको जंग में शामिल किया गया। इसके अलावा 20-30 और वहां पे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। उनके बचाव के लिए मोदी साहब एक तरह से मजबूर हुए कि उन्होंने पुतिन के सामने इस बात को उठाया। लेकिन ये युद्ध जो है भारत के पक्ष में नहीं है। भारतीय जो है सिविलियंस वहां पे मारे जा रहे हैं। तो इसलिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डिप्लोमेसी में कि आप रशिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखें। ये कोई नहीं कह रहा है कि आप सैंक्शंस करें या आप खुल के जो है रशिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं जिस तरह से वेस्ट में हो रहा है। लेकिन कम से कम आप अपना रिश्ता बनाते हुए एक प्रिंसिपल पे बंधे रहें जो हमेशा हिंदुस्तान उसके फेवर में रहा है कि भाई एक मुल्क दूसरे मुल्क को इन्वेड नहीं कर सकता, एक मुल्क दूसरे मुल्क के टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, और रूस ये कर रहा है। और ये मुझे लगता है कि इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि कोई भी बड़ा मुल्क किसी छोटे मुल्क के साथ ये सलूक करे। यानी अपना हित भी नहीं साध पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते तो भूल जाएं। आखिरी बात आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है? एक ऐसा देश भारत जिसकी परंपरा ये रही है कि विश्व शांति, भाईचारे और अहिंसा के लिए खड़ा रहा, वो यूक्रेन से लेकर और फिलिस्तीन तक क्यों नहीं स्टैंड ले पा रहा है भारत शायद अकेला एक मुल्क है, बड़ा मुल्क, जिसने पुतिन के खिलाफ कुछ नहीं कहा और नेतन्याहू के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मतलब कि 2 जो खतरनाक जंग चल रहे हैं यूक्रेन में और फिलिस्तीन में, इंडिया इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बोथ ऑफ देम। और मुझे लगता है कि ये गांधी नेहरू के देश में ये ऐसा हो रहा है। ये एक नॉट ओनली भारतीय मतलब कि सिविलाइजेशनल या प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी जा रहा है। क्योंकि मतलब ये जो यूक्रेन और फिलिस्तीन में जो जंग चल रहा है, इससे इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ वरदराजन आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।